Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to see a sample paper for half yearly examination of class 6 new NCERT of English पूर्वी. So पूर्वी टेक्स्ट बुक का हम एक न्यू सैम्पल पेपर देखने वाले हैं. हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो आपके आने वाले हैं सितंबर में. इसका टाइम रहेगा 2.5 hours और 60 मार्क्स का पेपर है. हो सकता है सभी के स्कूल्स में अलग अलग मार्किंग स्कीम हो, बट पेपर का जो फॉर्मेट रहेगा लगभग इसी तरीके से रहेगा. सो चलिए पेपर को सॉल्व कर लेते हैं. इससे पहले और भी एक प्लेलिस्ट में बना दूंगी जिसमें सभी सैंपल पेपर्स में ऐड कर दूंगी बाकी के सब्जेक्ट्स के भी. सो प्लीज लेट मी नो कि कौन से सब्जेक्ट्स का पहले बनाना है और कब किसके क्या एग्जाम्स है. सो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि आगे मैं उसी हिसाब से पेपर बना पाऊँ. ओके, 6th क्लास के बच्चों ने मुझे चैप्टर्स बहुत कम बताए हैं, बाकी 7th क्लास के बच्चों ने बताए थे तो उनके पेपर्स ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ. तो आप लोग भी जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. सो आई होप ऑल ऑफ यू आर वाचिंग ऑल द प्रीवियस वीडियोस. इफ यू हैवंट वॉच्ड प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं. सो ये आपका सैंपल पेपर रहेगा हाफ ईयरली के लिए इंग्लिश का 60 मार्क्स और टाइम मैंने ऑलरेडी बता दिया 2.5 hours. इसमें 4 सेक्शन है ABCD और सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं. मार्क्स जो है वो सभी क्वेश्चंस के आगे दिए हुए हैं. ठीक है, जैसे पहला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से इसमें. तो ये 8 मार्क्स का रहेगा. तो एक पैसेज दिया हुआ है, इसमें आपको रीड करना है और आंसर करने इन क्वेश्चंस के. फिर यहाँ पे राइटिंग रहेगा जिसमें आपको एक क्विक मैसेज लिखना है 50 वर्ड्स का टू योर ब्रदर. रीड करेंगे जब ये क्वेश्चन करेंगे तो फिर नोटिस राइटिंग है और स्टोरी राइटिंग दी गई है यहाँ पर. फिर सेक्शन सी ग्रामर है, यहाँ पर प्रीफिक्स और सफिक्स लगाकर इसे कंप्लीट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ आप देख सकते हैं एपिस्ट्रोफिस जो लगाते हैं एस, ये कंप्लीट करना है और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इसमें बताने हैं. देन फिल इन द ब्लैंक्स विद एडवर्ब्स और उसके बाद एडवर्ब्स इसमें जो भी हैं अंडरलाइन करने हैं. सो एडवर्ब्स क्या होते हैं आपको पता होने चाहिए. लिटरेचर यानी जो आपके चैप्टर्स हैं उसमें से कुछ यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं MCQs टाइप के और उसके बाद यहाँ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपको बुक के एक्सरसाइज में से दिए हुए हैं. राइट, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और क्वेश्चन है जिसमें 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस हैं जिसमें आप देख सकते हो 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं. यकीन चैप्टर से हैं बट वर्ड लिमिट्स ज्यादा है, थोड़ा बड़ा लिखना है. और 9th में भी यही है, आपको एक पैसेज टाइप से लिखना है 80 वर्ड्स ईच जिसमें 4 नंबर्स के 2 क्वेश्चंस है. ओके, चलिए हम सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है तो रीड कर लेते हैं. Once there was a farmer who had a goose. Every day the goose laid a golden egg. The farmer sold the egg in the market and soon became rich. But greed made him impatient. He thought that if he killed the goose, he would get all the golden eggs at once. Sadly, when he killed it, he found no eggs inside. एक बार ये कहानी आपने सुनी भी होगी, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी, जिसमें एक सोने का अंडा वो रोज देती है. तो किसान जो होता है जिसके पास वो मुर्गी होती है उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर लालच आने लगता है कि जैसे ही मुर्गी जो है रोज एक सोने का अंडा दे रही है, अगर वो उसका पेट जो है चीर दे, पेट को उसे काट दे तो उसके अंदर से उसे कितने सारे सोने के अंडे मिलेंगे. जब वो ऐसा करता है लालच में आकर तो जो मुर्गी एक अंडे देती रहती है वो भी मिलना बंद हो जाता है क्योंकि मुर्गी मर जाती है. तो इसीलिए इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच का फल जो होता है वो बुरा होता है. राइट नाउ इसी बेसिस पे क्वेश्चन है. जैसे पहला दिया हुआ है, व्हाट डिड द गूस गिव फार्मर्स एवरी डे. गूस यानी बतख है ना, यहाँ पर बतख है. यही हमने मुर्गी की कहानी देखी थी या फिर बतख, कुछ भी बोल सकते हो आप. तो फार्मर को हर दिन बतख से क्या मिलता है. व्हाई डिड द फार्मर किल द गूस. क्यों उसने बतख को मार दिया किसान ने. हमें इस कहानी से क्या लेसन सीखने को मिलता है. एंड फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स सेम एज नॉट एबल टू वेट. ऐसा कोई एक वर्ड इसमें से ढूंढना है पैसेज में से जिसका मतलब है कि इंतजार नहीं हो रहा है, वेट नहीं कर पा रहे हैं. फिर रिच का अपोजिट क्या होता है वो लिखना है पैसेज में से ढूंढ के और हमें इस पैसेज का एक टाइटल देना है. चलिए सारे आंसर्स देख लेते हैं. तो सबसे पहले एक गोल्डन एग, रोज एक सोने का अंडा मिलता था गूस से किसान को. फिर सेकंड है, किसान ने इसलिए मार दिया गूस को बिकॉज ही वांटेड ऑल द गोल्डन एग्स एट वंस. एक बार में उसे सारे अंडे चाहिए थे. स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है. इट टीचेस अस दैट ग्रीड लीड्स टू लॉस एंड वी शुड बी पेशेंट. जो लालच है उससे हमें नुकसान हो सकता है, हमें धैर्य रखना चाहिए. फिर जो इसका नॉट एबल टू वेट, जो हम इंतजार नहीं कर पा रहे, तो उसका मतलब होता है इम्पेशेंट. पेशेंट मतलब होता है धैर्य रखना और इम्पेशेंट मतलब होता है कि धैर्य नहीं है, आप वेट नहीं कर पा रहे. ठीक है, ये हमें पैसेज में से ढूंढना था. फिर इसका टाइटल देना है तो द ग्रीडी फार्मर, ये भी हम टाइटल दे सकते हैं इस पैसेज का. ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं. तो यहाँ पर आपको राइटिंग दिया है तो एक एक करके पहला देखेंगे. पहला हमें दिखा है मैसेज लिखना है. आप अनिल हैं. योर फ्रेंड राहुल कॉल्ड अप फॉर योर ब्रदर मोहित बट ही वॉज नॉट होम. राहुल का कॉल आया था भाई के लिए, मोहित के लिए, लेकिन वो घर पे नहीं था. आपको एक छोटा सा मैसेज लिखना है, 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपके भाई के लिए. ठीक है, फिर चलिए ये देख लेते हैं. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. तो कैसे लिखते हैं मैसेज.
यहाँ पर मैसेज आएगा, फिर डेट आएगा, है ना। यहाँ पे 25 आप लिख सकते हो, जो भी डेट को आप लिख रहे हो। यहाँ पर आप अपने भाई का नाम लिखेंगे, जिसको लिखने के लिए कहा गया है उसका नाम यहाँ आएगा, और आप लिख रहे हैं तो आप अपना नाम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें अनिल दिया हुआ है अपना नाम, तो वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे, योर ब्रदर राहुल कॉल्ड टू इन्फॉर्म यू दैट द क्रिकेट प्रैक्टिस हैज बीन शिफ्टेड टू 5 PM एट द स्कूल ग्राउंड, ही आस्क्ड यू टू बी ऑन टाइम। कि राहुल जो है तुम्हारा दोस्त, यानी मोहित को आप कह रहे हैं अपने भाई को कि तुम्हारा दोस्त राहुल जो है उसने कॉल किया था कि क्रिकेट प्रैक्टिस का जो टाइम है वो शिफ्ट हो गया है 5 बजे शाम को स्कूल ग्राउंड में, तो आपको वहां पर टाइम से आने के लिए कहा गया है। इस तरीके से मैसेज लिख देंगे, ठीक है। कोई भी एक मैसेज क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको टॉपिक दिया गया है क्वेश्चन में ही तो आप उस टॉपिक पे लिखेंगे, अदरवाइज मैंने जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, आप कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे एक नोटिस लिखना है। सो नोटिस में टॉपिक क्या है, 4 मार्क्स का है। एज द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, आपकी पोजीशन दी गई है कि आप कल्चरल सेक्रेटरी हैं स्कूल के। आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। आपको स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है अबाउट अ स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन टू बी हेल्ड इन द स्कूल ऑडिटोरियम। स्कूल में जो ऑडिटोरियम होता है वहां पर एक स्टोरी टेलिंग का कॉम्पिटिशन होने वाला है, उसके ऊपर आपको स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते हुए एक नोटिस लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, नोटिस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक बॉक्स बनता है, उसमें यहाँ पर आप अपने स्कूल का सेंटर में लिखेंगे नाम, नोटिस जो भी नाम है आप यहाँ लिख सकते हैं, डेट लिखेंगे, फिर स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन। और स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड इन द स्कूल ऑडिटोरियम ऑन 25 सितंबर, या जो भी डेट है आप लिख सकते हैं, एट 10 AM। स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 6 to 8 पार्टिसिपेट। फॉर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड रवि कल्चरल सेक्रेटरी। मतलब और कोई डिटेल चाहिए तो आप रवि को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यानी आपको, जो कि कल्चरल सेक्रेटरी है। तो यहाँ पर पोजीशन का नाम आता है, ठीक है, जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्टोरी राइटिंग लिखनी है। यहाँ पर राइट अ शॉर्ट स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन इन अबाउट 100 वर्ड्स, गिव अ सूटेबल टाइटल एंड मॉरल। आपको एक स्टोरी लिखनी है और उसमें एक मॉरल और टाइटल भी देना है, ठीक है। मान लो यहाँ पर गिवन आउटलाइन है, जैसे दे दिया आपको कि एक थर्स्टी क्रो के ऊपर लिखना है, ठीक है। सो इसके ऊपर आप क्या क्या चीजें ड्राफ्ट कर सकते हैं और 100 वर्ड्स में एक स्टोरी लिखनी है। तो मैं यहाँ एक एग्जांपल देती हूँ, टाइटल भी देना है। सो द थर्स्टी क्रो, प्यासा कौआ, जो आप सभी ने पढ़ी होगी, इसको आपको 80 वर्ड्स में लिखना था। सो वन हॉट डे, 100 वर्ड्स में ना। सो वन हॉट डे अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, ही फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, एट लास्ट ही सॉ अ पॉट विद वेरी लिटिल वाटर एट द बॉटम, द क्रो ट्राइड टू ड्रिंक इट बट हिज बीक कुड नॉट रीच। एक दिन बहुत गर्मी थी, एक कौआ बहुत प्यासा था, वह उड़कर पानी की तलाश में इधर उधर जा रहा था। अंत में उसे एक मटका मिला जिसमें पानी बहुत थोड़ा उसके बिल्कुल तले में था, मटके के बिल्कुल नीचे थोड़ा सा पानी था। कौए ने कोशिश की पीने की, बट उसकी जो चोंच थी, बीक थी, वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। सो ही थॉट फॉर अ व्हाइल एंड देन पिक्ड अप सम स्मॉल स्टोन्स। फिर उसने थोड़ी देर सोचा और छोटे छोटे कंकड़ उसने उठाने शुरू किए। वन बाय वन ही ड्रॉप देम इनटू पॉट, और एक एक करके वो मटके में उनको गिराने लगा। स्लोली द वाटर रोज अप, फिर पानी ऊपर आने लगा। द क्रो ड्रैंक इट हैप्पीली एंड फ्लू अवे, फिर कौए ने पी लिया और फिर खुशी खुशी वो उड़ के चला गया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, मॉरल क्या है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपकी इच्छा है कुछ करने की तो आपको रास्ता जरूर मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्टोरी लिखनी थी, कोई भी टॉपिक वो आपको दे सकते हैं। ओके, नाउ सेक्शन सी देख लेते हैं। यहाँ पर ग्रामर है। सो 5 क्वेश्चंस है, देख लेते हैं सभी के। तो जैसे पहला है, आपको प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करना है दिए हुए वर्ड्स में और उसको सही बनाना है। जैसे हैप्पी का क्या होगा, कंफर्ट का क्या होगा, लीगल का क्या होगा, काइंड का क्या होगा। चलिए देख लेते हैं इसके आंसर्स। तो हैप्पी का हो जाएगा अनहैप्पी, फिर कंफर्टेबल, ये जैसे कंफर्ट दिया है तो ABLE लगा देंगे आगे, तो कंफर्टेबल। देन लीगल का इलीगल, काइंडनेस, काइंड का काइंडनेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रीफिक्स क्या होते हैं, जो आगे लगते हैं। जैसे हैप्पी दिया हुआ है, हैप्पी के आगे हमने अन लगा दिया। सफिक्स होते हैं जो बाद में लगाते हैं, जैसे कंफर्ट दिया था, एबल हमने लास्ट में लगा दिया बाद में, तो ये बन गया कंफर्टेबल, इस तरीके से, ठीक है। नाउ हमें एपोस्ट्रोफी, ये वाला एस कब लगता है और ये वाला एस कब लगता है, इसको सही करके हमें इन दोनों में बताना है। तो इसके आंसर देख लेते हैं। जैसे पहला था, दिस इज द बैग ऑफ माई ब्रदर, सो दिस इज माई ब्रदर्स बैग। देन द बुक्स ऑफ बॉयज आर ऑन द टेबल, द बॉयज बुक आर ऑन द टेबल। देखो, जब कोई
ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, जैसे बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है, तो हम एक और एस ऐसा करके नहीं लगाते हैं, फिर जो है उसी के आगे एक एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं। अब जैसे सिर्फ यहाँ पर सिंगल है तो ऐसे यहाँ पर आप एपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं, ठीक है। सो ये दोनों हो गए। नाउ यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमें बताने हैं, इन चारों में से कौन सा है दो सेंटेंसेस। व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन दिस इज, अब ये वाला साइन कौन से सेंटेंस में लगता है, एंड प्लीज क्लोज द डोर, ये किस टाइप का सेंटेंस है। तो चलिए देख लेते हैं इसके आंसर। तो पहला वाला जो है एक्सक्लेमेटरी है, ये वाला साइन जब भी लगता है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और प्लीज क्लोज द डोर जब हम ऑर्डर दे रहे हैं या किसी को कोई बात कहते हैं तो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। ओके, देन यहाँ पर हमें एडवर्ब बताना है, द सोल्जर्स फॉट, सोल्जर्स ने लड़ाई की। अब जैसे एडवर्ब क्या होता है, वर्ब यानी कोई काम, उसकी जब कोई विशेषता बताए, वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे सोल्जर्स ने लड़ाई करी, लड़े, तो लड़ना क्या हो गया, काम। अब कैसे लड़े, बहादुरी से लड़े होंगे, तो बहादुरी इस काम की विशेषता बता रहा है, तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या वर्ड आएगा। देन बेबी इज स्लीपिंग, अब देखते हैं आगे क्या मैंने इसका आंसर लिखा है। ऐसे कुछ भी आपको आ सकता है तो आपको रेडी रहना चाहिए। जैसे ब्रेवली है ना, बहादुरी से, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ब्रेवली। ओके, नाउ बेबी इज स्लीपिंग क्वाइटली, शांत। एक तो सोना काम हो गया है ना, कि बच्चा जो है सो रहा है, लेकिन कैसे सो रहा है, शांति से, है ना। सो क्वाइटली। नाउ अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन दीज सेंटेंस। अब यहाँ अभी मैंने आपको बताया एडवर्ब क्या होता है, तो इसमें से एडवर्ब आपको छांटना है। तो जैसे ही रन्स, वो दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तो फास्ट दौड़ता है, तो ये फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। शी नेवर टेल्स लाइज, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, दोनों का मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है। सो फास्ट पहले वाले में, और नेवर मतलब कभी भी नहीं, ठीक है। तो ये दोनों हो गए एडवर्ब्स। तो ये पांचों क्वेश्चन हमने सेक्शन सी के देख लिए। अब हम सेक्शन डी देख लेते हैं। लिटरेचर जो 30 मार्क्स का है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें 5 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के दिए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है। शुरू में जब मैंने पेपर दिखाया था सबसे पहली स्लाइड में, तो वहां पर ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो सही है एकदम, है ना। सो इसको चेंज कर लीजिएगा, बाकी सभी क्वेश्चंस ठीक हैं। सो पहला है, व्हाई डिड रामनाथ नॉट टेक केयर ऑफ हिज लैंड। रामनाथ जो था वो अपने जमीन की जो भी ख्याल है वो क्यों नहीं रख रहा था, बिकॉज ही वॉज लेजी, ही वॉज लर्निंग अबाउट मैजिक पोशन, ही वॉज इल, ही हैड नो इंटरेस्ट इन लैंड। Then flatter, who tried to flatter Raven in the Fox, ये जो पोयम हमने पढ़ी थी, इसमें रेवन को कौन फ्लैटर कर रहा है, कौन लुभा रहा है, लायन, फॉक्स, क्रो और हंटर। फिर है, इन रामा टू रेस्क्यू, हाउ डिड कोतवाल कम टू द कपल्स हाउस, कोतवाल कैसे आया कपल के हाउस पे, क्योंकि वो वहां से गुजर रहा था, ही वाज पासिंग बाय, ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड, उसने देखा कि उसका नाम कोई पुकार रहा है, ही वाज सर्चिंग फॉर द थीफ, वो चोर को ढूंढ रहा था, या फिर ही वाज इनवाइटेड बाय द कपल, इन कपल्स ने उसे इनवाइट किया था। तो ये आपको आंसर सही बताना है। द पोएम अ फ्रेंड्स प्रेयर मेनली टॉक अबाउट, एक फ्रेंड प्रेयर वाली जो हमने पोएम पढ़ी थी उसमें मेनली क्या बात की गई है, विश फॉर वेल्थ, विश फॉर ट्रू फ्रेंडशिप, विश फॉर विजडम और विश फॉर हेल्थ। द नीम बाबा में नीम ट्री जो है उसकी रिस्पेक्ट क्यों की जाती है, क्योंकि उससे छाया मिलती है, बीमारियों से लड़ने की उससे बहुत सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं या फिर हमें लकड़ियां मिलती हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं सभी का। तो सबसे पहले, क्योंकि जो रामनाथ था वो मैजिक पोशन के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वो खेती करने में ध्यान नहीं दे रहा था। रेवन एंड द फॉक्स में फॉक्स जो था वो रेवन को प्रेज कर रहा था। देन क्योंकि कोतवाल का नाम बुलाया जा रहा था रामा रामा कहकर, इसीलिए रामा जो कोतवाल है वो वहां पर आया था। देन इसमें प्रेयर में, फ्रेंड्स प्रेयर में जो विश है वो मेनली है कि ट्रू फ्रेंडशिप कैसे मिले, है ना, विश फॉर ट्रू फ्रेंडशिप। देन नीम बाबा में, क्योंकि नीम जो है बहुत सारी बीमारियों से हमें क्योर करता है, बचाता है, इसीलिए नीम पेड़ के लिए रिस्पेक्ट की बात वहां पर की गई है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चन दिए गए 2-2 मार्क्स के, ठीक है। जैसे व्हाट लेसन डज अ बॉटल ऑफ ड्यू टीचर्स, इस स्टोरी से हमें क्या लेसन मिला। फिर हाउ डिड द फॉक्स ट्रिक द रेवन इन द रेवन एंड द फॉक्स। देन व्हाई इज द फ्रेंडशिप इन द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड कंसिडर्ड अनयूजुअल। देन हाउ इज द नीम ट्री डिस्क्राइब्ड इन नीम बाबा। चलिए अब इस चारों के आंसर हम एक एक करके देखते हैं। जैसे पहला है कि बॉटल ऑफ ड्यू जो स्टोरी थी उससे हमें क्या लेसन मिला, तो इसका आंसर है, अ स्टोरी टीचेस अस दैट द ट्रू वेल्थ लाइज नॉट इन मनी और riches but in honesty, contentment and the ability to value simple gifts of nature। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा,
कि जो फॉक्स वाला जो चैप्टर था पोएम द रेवन एंड द फॉक्स, हाउ डिड द फॉक्स ट्रिक द रेवन, फॉक्स ने कैसे ट्रिक किया रेवन को कि वो अपनी चोंच को खोले और उसके मुंह से खाना गिर जाए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर, द फॉक्स क्लेवरली प्रेज द रेवन्स वॉइस, उसने उसकी आवाज की तारीफ की। फीलिंग प्राउड रेवन ओपन हिज बीक टू सिंग एंड द चीज he held fell down which the fox quickly ate. Then why is the friendship in the unlikely best friends considered unusual? क्योंकि यहाँ पर देखते हैं द फ्रेंडशिप बिटवीन अ माइटी एलिफेंट एंड अ स्मॉल डॉग इज अनयूजुअल। इतने बड़े हाथी और एक छोटे से डॉग के बीच में जो फ्रेंडशिप थी वो अनयूजुअल थी, क्योंकि दे आर कंप्लीटली डिफरेंट इन साइज एंड नेचर, क्योंकि उनका नेचर अलग था, उनका साइज अलग था। फिर भी येट दे शेयर्ड फूड, प्लेड एंड केयर्ड फॉर ईच अदर, फिर भी वो साथ में अपना खाना शेयर करते थे, खेलते थे और एक दूसरे की केयर करते थे। देन नीम ट्री के बारे में क्या डिस्क्राइब किया गया है नीम बाबा चैप्टर में? तो इसका आंसर है द नीम ट्री इज डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोटेक्टर एंड हीलर, it gives shade, purifies the air and provides medicinal benefits through its leaves, bark and seeds. ठीक है, now नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं 3-3 मार्क्स के। पहला है, हाउ डिड द कोतवाल रामा फाइनली सेव द कपल फ्रॉम द थीफ इन रामा टू रेस्क्यू, कोतवाल ने कैसे जो कपल था उसकी मदद की और चोर से बचाया? इसका आंसर हो जाएगा, द कोतवाल एंटर्ड द कपल्स हाउस व्हेन ही हर्ड हिज बिंग नेम कॉल्ड रिपीटेडली, देन ऑन सीइंग द थीफ हाइडिंग देयर ही इमीडिएटली कॉट हिम एंड सेव्ड द कपल फ्रॉम बीइंग रॉब्ड। देन व्हाट डज द पोएम अ फ्रेंड्स प्रेयर टेल्स अस अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ गुड फ्रेंड, अ गुड फ्रेंड की क्या, एक अच्छे दोस्त की क्या क्वालिटीज होती है, वो हमें इस चैप्टर में क्या पता चला था? तो इसका आंसर हो जाएगा, पोएम ने हाईलाइट की है क्वालिटीज ऑफ अ ट्रू फ्रेंड सच एज, कौन कौन सी क्वालिटीज? काइंडनेस, ऑनेस्टी, फेथफुलनेस एंड केयरिंग नेचर। अ गुड फ्रेंड विशेस वेल फॉर अदर्स, स्टैंड्स बाय देम इन डिफिकल्टीज एंड प्रेज फॉर देयर हैप्पीनेस एंड सक्सेस सेल्फलेसली। Okay, then next is, do you think the magic chair test was good? Why do you say so? हमने मैजिक चेयर वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें क्या वो टेस्ट जो हुआ था, जो बच्चे ने किया था, क्या वो सही है? ऐसा आपको क्यों लगता है वो बताना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सो यस, जो मैजिक चेयर वाला टेस्ट था वो अच्छा था, क्योंकि इससे हमें किसी भी व्यक्ति का ट्रू नेचर, उसकी असली पहचान क्या है ये पता चलता है। जो डिसऑनेस्ट होते हैं वो उस पर नहीं बैठेंगे, while only truthful and sincere people could. Now लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसे हमें 80 वर्ड्स में पैसेज की तरह आंसर करना है। इन द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स व्हाट डू वी लर्न अबाउट काइंडनेस एंड ट्रस्ट फ्रॉम द फ्रेंडशिप डिस्क्राइब, क्या हमने सीखा था इस कहानी में? जो हाथी और कुत्ते वाली जो एक कहानी थी उसमें हमने क्या सीखा था ट्रू फ्रेंडशिप के बारे में? तो उसका आंसर देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा लिखना है क्योंकि 4 मार्क्स का है। तो चलिए देख लेते हैं। स्टोरीज हमें ये बताती है दैट काइंडनेस एंड ट्रस्ट कैन ओवरकम डिफरेंसेस। अगर दया की भावना है और ट्रस्ट है तो हम इससे किसी भी परेशानी से बाहर आ सकते हैं। एलिफेंट एंड द डॉग वर वेरी डिफरेंट इन साइज एंड स्ट्रेंथ, येट दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड। दे शेयर्ड फूड, played together and cared for each other. Their bond teaches us that true friendship is built on love, kindness and trust, not on appearance or power. आपके पास कितनी पावर है, आप दिखते कैसे हैं, इन चीजों पे अच्छी जो फ्रेंडशिप होती है वो नहीं डिपेंड करती है, बल्कि आप उसमें कितना प्यार दिखा रहे हैं, कितनी दया की भावना रखते हैं, कितना एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, ये मैटर करता है। ओके, Now next question is, in Neem Baba how does the story show importance of tree in human life? ह्यूमन लाइफ में ट्री जो है नीम का, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसको कैसे बताया गया है इस स्टोरी में, वो बताना है। तो इसका आंसर होगा, नीम बाबा shows that trees are protectors of life. The neem trees cleanses the air and provides medicine to cure many disease. It is respected like a guardian because it supports health and well-being. The story reminds us that trees are essential for survival and we must value and protect them as true friends of human. So इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि नीम ट्री जो है ये लाइफ का प्रोटेक्टर है, इससे हमें छाया मिलती है, एयर साफ करता है ये, और बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी इससे हमें मिलती है जो बीमारियों से लड़ने में, क्योर करने में हेल्प करता है, और ये गार्जियन की तरह हेल्प करता है जो हमारी हेल्थ को सपोर्ट करता है और वेलबींग को। ये स्टोरी हमें ये रिमाइंड करती है कि ट्री जो है ये एसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए, इसीलिए हमें इनकी वैल्यू करनी चाहिए और इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, जैसे कि कोई एक सच्चे दोस्त को प्रोटेक्ट करता है। ओके, सो विद दिस वी आर फाइनली डन विद द सैम्पल पेपर। बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को, कुछ चेंजेस चाहिए तो वो भी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी के सब्जेक्ट्स के भी मैं जल्दी ही पेपर अपलोड कर दूंगी। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।